AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड ये जो हमारा प्यारा सा प्लेलिस्ट चल रही है, प्यारा सा जो हमारा सब्जेक्ट है, प्यारा सा जो हमारा कोर्स है, विच इज़ नथिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट DBMS भी बुलाते हैं। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर टू कट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आई नो मैंने आपसे बहुत पहले ही स्टार्टिंग से कहते हुए चल रही हूँ कि यूनिट 1 काफ़ी लेंथी होने वाली है। एज यू नो, आपने अपना सिलेबस देखा होगा, इट्स लाइक अ वास्ट टॉपिक्स इन द यूनिट 1 एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। और हम हर एक चीज़ डिटेल में कवर कर रहे हैं बिकॉज इट्स आर थर्ड ईयर कोर्स सब्जेक्ट। एंड यू नो, थर्ड के बाद लास्ट ईयर ही बचता है भाई, वहाँ पे तो प्लेसमेंट हो जाती है फिर उसके टाइम पे। तो एज वी सी, लाइक अगर हम टेक के टर्म में पूछें, इंटरव्यूज़ के टर्म में पूछें, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना बहुत प्यारा सा जो प्लेलिस्ट है, जो हमारा कोर्स है, विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर है। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 की पार्ट 4 वीडियोस बना ली एंड अराउंड हमने काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स क्लियर कर लिए। बट डोंट वरी, वीडियोस लेंथी हो सकती हैं, आपकी वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, बट आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स ईजी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट या मैं रिकमेंड करूँगी, अगर जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले तो भैया वीडियो को पॉज करो एंड जाके प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज ईच वीडियो इज़ लिंक टू वन एंड अनदर। अगर आप नहीं देखोगे तो चीज़ें आपको ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। दिस साइड राशिद आगा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। एंड आपको आज के मेरे टॉपिक्स क्या होने वाले आपको दिख भी गए होंगे स्क्रीन पर। दिख के स्क्रीन पर लग रहा होगा दीदी ओ माय गॉड, क्या आज हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? जी नहीं, ऑलरेडी हमने डेटाबेस स्कीमा का लास्ट जो हमारे पार्ट 4 वाली जो वीडियो थी, हमने उधर ले लिया था काफ़ी अच्छे से ही। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस का जस्ट हम इंट्रो लेंगे बस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो यानी कि मेनली जो हम टॉपिक पढ़ने वाले इंस्टेंसेस और डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको हर एक टॉपिक एक लगेगा कि दीदी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दैट टॉपिक, अब बाबा क्यों रिपीट कर रहे हो, है ना? क्योंकि हर एक वीडियो मैंने बोला ना एक दूसरे से लिंक्ड है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो टॉपिक्स ना एक दूसरे से लिंक्ड ही है। ऑलमोस्ट हर एक उसमें आपको सेम ही टॉपिक मिलेगा, सेम टॉपिक नहीं कह सकते, सेम कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है। तो माइट भी थिंक आपको ये लग सकता है कि दीदी वाई आर रिपीटिंग द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन। आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम कंटेंट। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट ही आपके थोड़े से डिफर हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफर ही ना आपका डिफरेंस वो करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आपकी उसमें क्या डिफरेंस है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दीजिए, जितने भी अभी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अपने पेन और नोटबुक लो एंड वॉच अवर टुडेज सेशन। आई होप ये अच्छा रहे एंड इन द लास्ट अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि भाई डेटाबेस का स्कीमा क्या होता है। अगर जिसने देखी होगी प्रीवियस वीडियो या देख रहे होंगे या देख के आ चुके होंगे उनको तो आइडिया है, बट अगर नहीं देखी तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक बार देख लो, दीदी के कहने से एक बार देख लो, वरना मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। स्कीमा इज नथिंग, ये आपको बताता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, स्कीमा आपको क्या बताता है? ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, आपको ये वो बताता है आपका स्कीमा। तो हम ये लिख रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो अब हम स्कीमा हमने पढ़ लिया होता क्या है, बट अगर दीदी हमें स्कीमा को डिज़ाइन करने को दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो मैं आपको जस्ट एक सिंपल सी बता देती हूँ कि आप एक ये वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। टू क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा वी जनरली यूज ए क्रिएट स्कीमा कमांड। ऑलरेडी आपके पास कमांड होती है क्रिएट स्कीमा, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दीदी कहाँ मिलेगी ये? हमें आपने तो हमें बताया ही नहीं अभी तक कि हमें अगर डेटाबेस, आप अभी तक मुझे थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो, आपने तो मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करके नहीं बताया। आपने ये तक नहीं बताया कि हम कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले, किस उस पर करने वाले। आप जैसे हमें बताती थी प्रोग्रामिंग के लिए वी हैव अ आईडी,
राइट, हमारे पास आईडी होती है। बट दीदी इसके लिए तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं, जरा थमो यार, थोड़ा वेट करो, दीदी है ना सब बता देंगे, जस्ट वेट एंड वॉच टिल द एंड। ओके, तो हम बना रहे हैं अपना डेटाबेस का स्कीमा, तो हमें जनरली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी हम चीजें देख रहे हैं फिर हमें समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी आपके पास एक कमांड होती है विच इज क्रिएट स्कीमा कमांड, जिससे आप बना सकते हो। दीदी फिर वही चीज ना कहाँ पे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, समझ में आ जाएगा। However, its meaning and behavior can slightly differ depending on the database system you are using. Yes, we are going to use a database system जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करवाने वाले हैं। अब डेटाबेस सिस्टम दीदी ये क्या है, आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने जस्ट पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, आपने पढ़ा कि टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स होते हैं, ये सब आपने जस्ट आइडिया लिया है, ठीक है। अगर जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हमें कोई चीज़ भी तो चाहिए होती है जिसमें हम इम्प्लीमेंट करें, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी डेटाबेस सिस्टम है कि हम उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब ये डिफर करता है, वैसे तो नॉर्मली अगर आपको स्कीमा बनाना है तो ऑलरेडी वी हैव अ कमांड क्रिएट स्कीमा, बट कहीं कहीं ये चीज़ अब आप सोचो कि नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि ये डिफर करता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। अब कौन कौन से होते हैं ये आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये ही होते हैं आपके डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो अब आप इन पे जब यूज़ करोगे, इनमें से कोई भी यूज़ करोगे तो इनके सबके खुद के अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। Here's a quick look at how it works in some popular database। तो मैं आपको सामने कुछ पॉपुलर डेटाबेस रखी हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें स्कीमा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे फेमस माई एसक्यूएल जिसपे हम काम करेंगे। यस, इन द यूनिट 3 जब हम क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट क्वेरीज इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे आपको थोड़ा सा मजा आए, लेक्चर मजेदार लगे, फिर ये ना सोचो दीदी जस्ट आपने तो हमें थ्योरी पढ़ा दी, प्रैक्टिकल तो कुछ बताया ही नहीं। तो दीदी आपको बताएगी। वैसे हमसे जब इंटरव्यूज में पूछे वगैरह जाता है तो वहाँ पे हमसे थ्योरी ही पूछी जाती है, बहुत कम लेवल पे आपसे पूछ सकते हैं, ओके। बट यस, हम लोग वो चीज़ भी करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल जो बहुत फेमस है, जो मोस्टली कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। माई एसक्यूएल, द टर्म क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट स्कीमा आर बेसिकली द सेम। क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट स्कीमा, ये मत समझना दीदी ने काट दिया है, फालतू की बातें तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप, तो ढंग से लिख देती हूँ मैं। क्रिएट स्कीमा एंड क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट सबसे पहले हम जब माई एसक्यूएल खोलेंगे, हालांकि मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, फिर आपका दिमाग, क्योंकि अगर मैं माई एसक्यूएल खोल दूंगी बोलोगे दीदी एसक्यूएल सर्वर भी चाहिए, दीदी ओरेकल भी चाहिए, तो दीदी तो नहीं करेगी, बट जब दीदी आपको इम्प्लीमेंट करके बताएगी आप पता चल जाएगा। जैसे आप खोलोगे माई एसक्यूएल, जब आप फॉर्मेलिटीज करोगे उसके बाद आप सबसे पहली जो कमांड होती है ना, कमांड वो लिखते हो क्रिएट डेटाबेस। आप सबसे पहले अपना डेटाबेस बना रहे होते हो, उसमें जब आप ये लिख दोगे उसके बाद ही आप अपनी क्रिएट स्कीमा लिखते हो। तो ये ऑलमोस्ट ना सेम होती है, जो मैंने आपसे बोला था कि जब हमें स्कीमा डिजाइन करनी हो तो हम क्रिएट स्कीमा कमांड से कर सकते हो, और ये डिफर करेगी आप कौन सा डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हो। बट अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी उसमें सेम ही होता है, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट स्कीमा सेम ही होता है। यू कैन आइदर वन टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो किसी भी एक डेटाबेस बनाने के लिए। जैसे क्रिएट स्कीमा माई डेटाबेस, आपने बोला हमें स्कीमा क्रिएट करना है, स्कीमा से समझ जाएगा कि अच्छा उसको पूरे स्ट्रक्चर चाहिए डेटाबेस का, आपने नाम दे दिया माई डेटाबेस। तो बस ये कमांड डालोगे और आपका डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल सर्वर। इन एसक्यूएल सर्वर स्कीमा इज मोर लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स और व्यूज। तो एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, जो आपका स्कीमा है ना कंटेनर की तरह है, जो आपका क्या होल्ड कर रहा है, डेटाबेस की ऑब्जेक्ट, यानी कि टेबल्स, मैंने बताया था ना बहुत सारी टेबल्स होती है, अलग अलग होती है, कैसे वो आपस में लिंक्ड है, व्यूज की कहाँ से हाई व्यू पे कैसा दिख रहा है, लॉजिकल पे कैसा है, फिजिकल पे व्यू कैसा है। अब आप जो वीडियो प्रीवियस वाली देखकर आ रहा होगा ना, उसको ये सारे टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे, उसको समझ में आ रहा होगा, यस दीदी कुछ तो हमने ऐसा पढ़ा था, कुछ हमें याद आ रहा है, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर क्या है, जब आप एसक्यूएल सर्वर में जाओगे, जो स्कीमा क्या है, इट्स लाइक अ कंटेनर, डिब्बा टाइप, जो घर में डिब्बे देखते हो ना, वैसे ही है वो, ठीक है, जो होल्ड कर रहा है आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, आपके टेबल्स हो गए, आपके व्यूज हो गए। तो हियर क्रिएट स्कीमा इज यूज्ड टू डिफाइन सच अ कंटेनर विद इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आप यहाँ पे क्रिएट स्कीमा डिजाइन यूज जब करते हो, जब आपको कंटेनर बनाना होता है जो कि डेटाबेस में, जो ऑलरेडी वहाँ डेटाबेस बना होता है, तो उसमें आपके होल्ड करता है। कैसे कमांड लिखते हो, क्रिएट स्कीमा माई स्कीमा, जैसे आप ये कमांड लिखोगे आपका डेटाबेस बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओरेकल। ओरेकल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओरेकल हैंडल थिंग्स अ बिट डिफरेंट, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, ये हमारे से थोड़ा सा हल्का इनका अलग है सिस्टम। क्या है,
इन Oracle every user automatically has a schema. हर एक के पास अपना schema होता है, उनको बनाने की नहीं है, उनके पास खुद ही है. So when you create a user, you are also creating the schema. जब आप एक user create कर रहे हो ना, तो आप already create कर रहे हो. अब user क्या होता है? Database user. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी. The create schema statement in Oracle is not meant for making a schema alone. It is used when you want to create a multiple objects, that is tables, views, etc. in a batch within a user schema. यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा SQL में आप जैसे होता है वैसे बना दोगे, लाइक जो कमांड है आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दो. SQL सर्वर में क्या है, आप स्कीमा यूज कर रहे हो तो कंटेनर के लिए, राइट. बट Oracle बहुत डिफरेंट है. वो ये बोलता है आपके साथ Oracle जब आप यूजर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ स्कीमा आता ही आता है. तो ये मत सोचो कि जब आप यूजर बना रहे हो तो आप स्कीमा नहीं हो रहा, नहीं, या फिर जब आप स्कीमा बना रहे हो तो यूजर नहीं बन रहा, नहीं, वो दोनों साथ साथ चलते हैं. मतलब ये हमारे यूजर भाई और ये हमारी स्कीमा भाई, दोनों साथ साथ चलेंगे जहां उनको जाना है. ठीक है, तो आप जब स्कीमा बना रहे होते हैं ना तो बहुत से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पहले होते हैं भाई, जो टेबल व्यूज जो मैंने आपको MySQL में बताई. अब कैसे, जैसे आपने बोला क्रिएट यूजर, माई यूजर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, दिस ऑल्सो क्रिएट अ स्कीमा विद द यूजर नेम. ये आपका क्या करेगा, यूजर तो बनाएगा बट साथ के साथ आपका स्कीमा भी बना देगा. तो बोलते हैं ना 1 get 1 फ्री वाला ऑफर है यहाँ पे, अगर थोड़ा वैसे समझें मजाक के वे में, तो 1 get 1 फ्री. ठीक है, तो आई होप अगर मैं अब आपसे बोलूँ तो आपको डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करना है, बोलोगे दीदी क्या बोल रही हो, एक ही तो वर्ड से हो जाता है, एक ही तो कमांड है ना. और मैंने आपको हर डिफरेंट के लिए बता भी दिया कि अगर कोई पूछ ले तो ये ना सोचो शिट हमें तो पढ़ा ही नहीं. अब आपको समझ में आ गया होगा. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेटाबेस स्कीमा डिजाइंस. इसकी भी कुछ डिजाइंस होती हैं. ठीक है, जैसे लड़के समझ पा रहे होंगे, जब वो कपड़े के लिए जाती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती है, सेम फॉर दी लड़की, कि भैया हमें ऐसी डिज़ाइन का कुर्ता सिलवाना है, लड़की बोलते हैं हमें ऐसी डिज़ाइन का कोट सेट सिलवाना है, कोट वो वाला. ठीक है, तो ऐसी ही जब आप स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके भी नखड़े होते हैं. वो भी बोलते हैं कि भैया पहले मुझे मेरी डिज़ाइन तो पूछ लूँ, किस तरीके का चाहता हूँ मैं स्कीमा डिज़ाइन करना. तो उसकी भी कुछ डिज़ाइन है, वो पढ़ लेते हैं. When building a database, जब आप डेटाबेस बिल्ड कर रहे होते हो, चूजिंग द राइट स्कीमा डिजाइन इज क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना डेटा एंटर करवा रहे हो. अगर आपने डिज़ाइन अच्छे से नहीं चूज करोगे तो डेटे में भी आपकी जो डेटा उसमें एंटर करवा रहे हो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डिज़ाइन करो वो सही हो. ठीक है, A poor schema can lead to unnecessary complications, storage waste and performance issue. अगर आपने वही डिज़ाइन गलत चुन ली तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं. unnecessary complications, फालतू के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कुछ भी है नहीं. अब आपने डिज़ाइन ही गलत समझ ली, अब डेटा आपका ढंग से एंटर ही नहीं हो पा रहा, तो unnecessary complications. या फिर स्टोरेज वेस्ट, अब डेटा छोटा सा था, आपने डिज़ाइन बहुत बड़ी कर ली तो डेटा जो स्टोरेज है वो तो वेस्ट ही हो गया. या फिर मैं कहूँ परफॉर्मेंस इशू, जो आपका डेटा है वो उसमें फिट ही नहीं हो रहा, तो परफॉर्मेंस ही ढंग से नहीं हो पाएगी. तो दीज आर द इश्यूज विच यू गेट जब आपका स्कीमा ढंग से आप नहीं चूज करते हो. ठीक है, डिजाइन द बेस्ट स्कीमा डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग. बिलो आर सम कॉमन एंड यूजफुल स्कीमा डिजाइन यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. अभी मैंने आपको सिस्टम्स बताया ना, तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है कि आप कौन सा डिजाइन चूज करोगे. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये मत सोच लो कि दीदी हमने अगर डिज़ाइन अच्छा चुन लेंगे तो हमें स्कीमा के जो हम बना रहे हैं, जिस उस पर बना रहे हैं सिस्टम पे, वो अच्छा नहीं चुनने की नीड नहीं है. नहीं, आपको सिस्टम भी अच्छे से चुनना है, आपको अपनी डिज़ाइन भी अच्छे से चुननी है. दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. अगर अदरवाइज क्या हो जाएंगी, यही जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आप फेस करोगे, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कीमा की डिज़ाइन एंड स्कीमा कहाँ बिल्ड कर रहे हो किस सिस्टम पे, तो वो बहुत सही से चुनो आप. तो कुछ मैं आपको सिस्टम्स बता देती हूँ, कुछ डिज़ाइंस हैं जो पर्टिकुलरली सिस्टम्स पे काम करती हैं. सबसे पहले फ्लैट मॉडल, नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्लैट है बिल्कुल. कैसे, द फ्लैट मॉडल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये बहुत सिंपल है, सिंपल डिज़ाइन है. थिंक ऑफ इट लाइक अ बेसिक टेबल और एन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट सबने देखी होगी, बेसिक टेबल आपने सबने देखी होगी, लाइक दिस.
दिस इज अ बेसिक टेबल। तो ये क्या आपका फ्लैट मॉडल है। डोंट वरी, मैं थोड़ा पिक्टोग्राफिक भी आपको चीज़ें समझाऊंगी जिससे अच्छे से क्लियर हो पाए। ईच रो होल्ड्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड एंड ऑल कॉलम्स आर सब फिर सिमिलर टाइप्स। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम को ज़्यादा आपने वो दे दिया इंटीजर का है, दूसरे कॉलम आपका कैर का है, नहीं, सबके सेम डेटा टाइप है और सब रो आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंसिडर कर रही हैं। इजी टू यूज फॉर अ स्मॉल सिंपल डेटा सेट्स, जो आपके छोटे डेटा सेट्स उनके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो या छोटे कामों के लिए। नॉट आइडियल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, ऑफकोर्स आप बड़े काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ग्रेट फॉर क्विक लाइट वेट एप्लीकेशन और CSV स्टाइल डेटा। एग्जाम्पल देखो, कॉन्टेक्ट लिस्ट आप बना सकते हो जिनके नेम, फोन नंबर, ईमेल, आप चाहते हो कि भैया हम एक ऐसा डेटा बनाए जिसमें हमें सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाए। कॉन्टेक्ट में आप क्या देखते हो, पहले तो नेम देखते हो, किस पर्सन का नेम है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, फॉर लाइक अगर जो बिजनेस इंक्वायरी के लिए करते हैं वो उनका ईमेल भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए अब कैसी दिखती है फ्लाइट मॉडल, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे ये ID, नेम, ईमेल, फ़ोन। ID बता दी कि ये फर्स्ट है, नेम बता दी फॉर एग्जाम्पल राशि, एंड ईमेल बता दी लाइक राशि @, फ़ोन नंबर बता दी _। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, फ्लैट मॉडल है, बहुत सिंपल है। हर एक कॉलम आपका अच्छे से डिफाइंड है, हर एक रो में आपका डेटा है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है हमारी फ्लैट मॉडल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सेकेंड विच इज हायरार्की मॉडल, बहुत बार पढ़ चुके हो, अब तो दीदी नाम से हमें पता चल गया हायरार्की बन रही होगी, कुछ ऐसी टाइप की हो रही होंगी। मैं कहा यार बहुत होशियार हो गए हो आप लोग, तो है बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, ग्रेट, ऐसे ही पढ़ाई करो। आगे पढ़ते हैं भैया। द हायरार्की मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। दीदी वही तो मैंने बताया था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही है, वेयर ईच रिकॉर्ड और नोड, this also be called node or record, has one parent and can have a multiple children. One parent, multiple children. Just like a family tree or a complete ORG chart. समझ आ गया होगा। In this structure, data flows top and down. Data कैसे आता है, top and down आता है in this format में, okay? Making it perfect for showing one-to-one many relationships. मतलब यहाँ पे मैं दूसरे पेन से बताती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। देखो ये वन हो गया और ये मैनी रिलेशनशिप हो गया। क्यों, क्योंकि पेरेंट तो एक है, उसके बच्चे तो हैं ज़्यादा, तो क्या हो गया, ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मैनेजर है जो कि पेरेंट है, उसकी सेवरल एम्प्लॉयज है जो कौन होंगे, चिल्ड्रन, बट ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ओनली वन मैनेजर। हर एक एम्प्लॉय एक ही मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। तो दिस मॉडल वर्क्स व्हेन योर डेटा इज नेचुरली नेस्टेड एंड फॉलो अ क्लियर हायरार्की। बेस्ट यूज केस क्या है, आइडियल फॉर थिंग्स लाइक अ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और कैटेगराइजिंग प्रोडक्ट इनटू अ मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। मैंने बोला कि मेरा एक ही प्रोडक्ट है, इसको मेन कैटेगरी में डाल दो, इसको सब कैटेगरी में, तो आपने क्या बनाएंगे, हायरार्की ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। मैनेजर क्या आएगी, जैसे मैनेजर है, इसके एम्प्लॉयज हैं खूब सारे, हर एक एम्प्लॉय मैनेजर को जाके अपडेट करे, और मैनेजर्स के कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो ये क्या हायरार्की मॉडल है। ये बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अब हम इसके एक और बार पिक्टोग्राफिक फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के टेलीविजन्स भी हो सकते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं। अब टेलीविजन में ट्यूब हो गया, LCD हो गया, प्लाज्मा हो गया, तो ये आप देख लो, इसके फर्दर डिविजन्स होते जा रहे हैं। तो ये तो पेरेंट हो गया, इसके क्या हो गया, चाइल्ड हो गए, तो इन दोनों के बीच में कैसा हो गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हो गए या नहीं हो गए, राइट। अब जैसे यही, फिर ये कौन हो गया, पेरेंट हो गया, इसकी चिल्ड्रंस हो गए, तो ये क्या एक ट्री लाइक बनती जाती है। एक हायरार्की, आपका जो नेचर है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। एम आई क्लियर, हम इसको हायरार्की ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो हमने दो तरीके के मॉडल्स पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेटवर्क मॉडल भी आपने पढ़ा है, सेम ही है, बस नेटवर्क मॉडल में अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या है, ये थोड़ा एडवांस्ड है हायरार्की का, थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ज़्यादा है वो अभी हम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बट मेन पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू हायरार्की। एडवांस्ड वर्जन ही है आपका हायरार्की का। द नेटवर्क मॉडल इज क्वाइट सिमिलर टू हायरार्की मॉडल। मैंने बताया ना बहुत सिमिलर है, बट विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बताया ना कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी वो देखेंगे। Instead of sticking to strict parent-child setup, it allows many-to-many relationship, meaning a single record or node can be linked to multiple parents and multiple children. देखो हायरार्की में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट होगा, उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे, बट ये बोलता है नेटवर्क मॉडल कि भैया मल्टीपल भी पेरेंट्स होंगे और मल्टीपल्स भी चिल्ड्रन होंगे। मैं अन्याय नहीं करता, मैं इंसाफ का वो हूँ, तो मैं दोनों को मैनी दूंगा। हायरार्की क्या कर रहे थे, एक पेरेंट होगा, उसके चिल्ड्रंस होंगे मल्टीपल, बट नेटवर्क क्या बोल रहे हैं,
मल्टीपल पेरेंट्स मल्टीपल चिल्ड्रन, तो इससे क्या होगा, इससे आपका मैनी वाला रिलेशनशिप आ जाएगा, मैनी टू मैनी। आई होप क्लियर हो गया होगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ वेब वेयर एवरीथिंग इज मोर कनेक्टेड। एग्जाम्पल देखो, इन अ स्कूल सिस्टम अ स्टूडेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल कोर्सेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा मल्टीपल कोर्सेज में लिंक्ड है, एंड ईच कोर्स कैन हैव अ मल्टीपल स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर भी ले रखी है, मैंने साइंस भी ले रखी है, मैंने मैथ्स भी ले रखी है। अब साइंस में भी और जैसे मैं हूँ एक स्टूडेंट, मैं हूँ राशि। मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगी। समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा हाई के वाला, तो वैसे समझा देती हूँ। जैसे मैं हूँ राशि, मैं हूँ एक स्टूडेंट, मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, लाइक मैंने साइंस में भी कर रखा है, मैंने मैथ में भी कर रखा है, मैंने कंप्यूटर में भी कर रखा है। अब साइंस में और बच्चों ने भी कर रखे हैं, लाइक और बच्चे इन द सेंस लाइक फॉर एग्जाम्पल पीयूष है, कोई आरव है, कोई रिया है, ऐसे बहुत सारे इसमें भी हर बच्चों ने कर रखा है। तो आप देख रहे हो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वेट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मल्टीपल कोर्सेज में कर रखा है। ये बोला कि एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीपल कोर्सेज में कर रखा है, और हर एक कोर्स ने मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी लिंक कर रखा है। तो ये क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज इजी टू रिप्रेजेंट यूजिंग द नेटवर्क मॉडल। अगर हम इससे करूंगी तो हाई के बन रही है, समझ ही नहीं आ रहा, बट इसी को हम आगे चल के देखेंगे। अभी जो मैं आपको पिक्टोग्राफिक फॉर्म में दिखाऊंगी नेटवर्क मॉडल में, वहां पे आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। Another interesting part, it supports cycle when you start from one node to eventually loop back to it। इसमें पता है साइकिल भी बन सकती है, लाइक पीयूष साइंस कर रहा है, रिया भी साइंस की, तो मतलब आप एक साइकिल भी बना सकते हो। इसमें जो मेरा मेन इसमें ये है, मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने मल्टीपल कोर्सेज में करा और बच्चों ने भी मल्टीपल कोर्सेज में करा, तो इसमें क्या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है, सिंगल नहीं बन रहा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दिस अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियल वर्ल्ड डेटा एप्लीकेशन। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको डेटा सेट यूज़ करनी होती है, रियल वर्ल्ड में करना है, तो आप वहाँ पे मॉडल कर सकते हो। अब हम थोड़ा इसका पिक्टोग्राफिक फॉर्म देख लेते हैं, जिससे चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी थोड़ा बेस्ट यूज केस देखो, परफेक्ट फॉर केसेस लाइक एयरलाइन फ्लाइट रूट्स, ठीक है, कोर्स स्टूडेंट एनरोलमेंट और सोशल नेटवर्क व्हेन मल्टीपल लिंक्स एग्जिस्ट बिटवीन रिकॉर्ड्स। अब एयरलाइन के जो रूट्स होते हैं उधर यूज होता है, जो कोर्स है स्टूडेंट का भी मैंने बताया एनरोलमेंट का, वो एक एग्जाम्पल है। या सोशल नेटवर्क्स, जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। अब पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट 1 डिपार्टमेंट ए में भी है, डिपार्टमेंट बी पे भी है और डिपार्टमेंट सी पे भी है, सेम फॉर द प्रोजेक्ट 2। तो ये क्या एक नेटवर्क बन गया। यहाँ पे क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चल रहे हैं, राइट, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों मॉडल जो अभी तक हमने पढ़े। पहला हमने फ्लैट मॉडल पढ़ा, दूसरा हमने हाई के मॉडल पढ़ा है, तीसरा हमने नेटवर्क मॉडल पढ़ा। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल, विच इज अ रिलेशनल मॉडल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब हम देखने वाले हैं। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल इन टूडेज डेटाबेस। तो रिलेशनल मॉडल ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप जब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी मैं स्कूल में, तो हम उसमें भी अपना जो डेटा एंटर कर रहे होंगे वो रिलेशनल मॉडल में एंटर कर रहे होंगे। अगर मैं बोलूँ रिलेशनल मॉडल में आप डेटा जो एंटर करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स, एंड टेबल्स आपकी किस में होती है, इन द फॉर्म ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स। तो आपके रोज और कॉलम्स के फॉर्म में आपका डेटा एंटर हो रहा होता है। और ये कैसे होता है, इट लुक्स लाइक, आपको टेबल तो पता ही है, तो हमारा डेटा भी इसी के फॉर्म में होता है। तो ये आजकल हम जो डेटा एंटर करते हैं वो रिलेशनल मॉडल में करते हैं। इन दिस मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, जिसको हम रिलेशंस बोलते हैं, जस्ट लाइक रोज एंड कॉलम्स इन दी एक्सेल। ईच रो इज अ रिकॉर्ड, हर एक रो में रिकॉर्ड होता है, एंड ईच कॉलम इज अ फील्ड एट्रीब्यूट ऑफ दैट रिकॉर्ड। हम कॉलम का एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, तो कहीं मिसअंडरस्टैंड मत हो जाना, ठीक है। तो हर एक कॉलम में भी रिकॉर्ड होता है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इट इज सुपर ऑर्गेनाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक चीज टेबल में होती है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और ऑर्गेनाइज होती है ढंग से। You can connect different table using a keys like primary key and foreign key. Don't worry, आगे का टॉपिक ही हमारे कीज है, तो हम उधर पढ़ेंगे, तो अभी के लिए जस्ट लेफ्ट इट। बट इतना समझ लो, प्राइमरी की आपकी यूनिक की बताती है, यूनिकनेस बताती है कि उस पूरी टेबल में यूनिकनेस क्या है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे एक टेबल तो ये हो गई,
दूसरी टेबल ये होगी। अब मैं इन दोनों को क्या चाहती हूँ, कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो भी मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। कैसे? बाई द यूज ऑफ कीज। वो कैसे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। which help maintain clear relationship between your data. Because of its structured format and clean logic, this model works really well with object-oriented programming too. क्योंकि फॉर्मेट आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है, तो ये जो मॉडल है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के साथ अच्छे से काम कर सकता है। जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके साथ बहुत आसानी काम कर सकता है। That's why most of the real world application, whether it is an e-commerce site or a school management system, rely on relational database. इसलिए जो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई या स्कूल का मैनेजमेंट का जो डेटा हो गया, इसलिए वो कौन सा मॉडल यूज करते हैं? रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं। बेस्ट यूज केस क्या है? आइडियल फॉर एप्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरकनेक्टेड डेटा इज नीडेड, लाइक बैंकिंग सिस्टम, CRMs और इन्वेंट्री ट्रैकिंग। इन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए, तो वहाँ पे आप कौन सा मॉडल यूज कर सकते हो? रिलेशनल मॉडल आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशनल मॉडल। एक बार हम इससे भी समझ लेते हैं पिक्टोग्राफ से। टेबल है, ये सारी आपकी क्या हो गई? रोज को हम रिकॉर्ड टपल्स भी बोलते हैं। ये टर्म्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ना रोज की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी बोलते थे टपल, तो बच्चे कंफ्यूज में आ जाते क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं है। तो रोज की नेम है, रोज भी है, रिकॉर्ड भी बोलते हैं हम इनको, और टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई। ऐसे ही हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ऐसे ही हमारा कॉलम्स का है, कॉलम्स को हम कॉलम्स भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज बताए तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कॉलम्स और फील्ड्स और आपके एट्रीब्यूट्स। अब दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है आपकी क्या है? डेटा वैल्यूज। दिस इज वेरी क्लियर। डिग्री है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज। देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिग्री भी बोलते हैं। देखो, ये जो टर्म्स बता रही हूँ ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझ लो। नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी डिग्री होती है, एंड तो राइटिंग हो सकती है ऐसी। नंबर ऑफ रोज हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। ये ना डायरेक्ट कभी कभी टर्म्स पूछ लिए जाते, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपके डोमेन्स हो गए। अब प्राइमरी की क्या है? स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, अगर आप कॉलेज में होते हो तो आपसे आपकी स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर दिया जाता है, जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाओ, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कि प्राइमरी की। हालांकि डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस कीज टॉपिक इन वेरी डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड ये तो आपको पता है सेक्स फीमेल या फिर मेल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हमारे एक तरीके से क्या था? डेटा था किसका? हमारे जो स्टूडेंट्स का डेटा था, ठीक है। तो हमने किस फॉर्म में अरेंज करना है? इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल, एंड दीज आर द टर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर आप प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। मैं इसको ना हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। पढ़ लो क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझ लोगे कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बैक टू अवर पेन। तो अब हम पढ़ते कि एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस स्कीमा को पढ़ने के। यहीं तक के थे हमारे डेटाबेस स्कीमा के डिज़ाइंस, जो हम पढ़ रहे थे ना, यही तक के थे हमारे डेटाबेस स्कीमा के डिजाइन्स। अब हम आगे देखेंगे कि भैया एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस स्कीमा पढ़ने के। क्या एडवांटेज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? Keeps the data consistent. A properly designed schema ensure that the structure of data remains uniform across the database. जो प्रॉपरली डिजाइन स्कीमा है वो ये करता है कि आपको जो डेटा का स्ट्रक्चर वो यूनिफॉर्म रहे डेटाबेस में। ऐसा ना हो कभी कुछ आपका डेटा एंटर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं और एंटर हो गया, ये ना हो, कंसिस्टेंट रहे। It avoids unnecessary duplication and helps us to maintain clean and reliable information. ये अवॉइड करते हैं जो आपके अननेसेसरी डुप्लीकेशन होने की, डेटा को आप बार बार एंटर करवा रहे हो, नहीं वो नहीं हो, डेटा बिल्कुल क्लीन हो और अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। तो डेटा को कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। Easy to scale. As your application grows, जब आपका डेटा बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ डेटा हो जाते हैं, the schema make it simple. स्कीमा उसको सिंपल बना देता है by adding the new tables of fields without disturbing the existing structure. नए टेबल्स या नए फील्ड्स ऐड कर देता है पुराने वालों को बिना डिस्टर्ब किए। दिस इज सुपर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद लार्ज और एक्सपेंडिंग डेटा सेट। जब हम बड़ी डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेटर परफॉर्मेंस सिंस द स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अब हमारा स्कीमा बताते हैं ना कि आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, तो अलाउ करता है डेटाबेस को इन्फॉर्मेशन फेच करना मोर एफिशिएंटली। दिस मीन्स फास्टर क्वेरीज एंड रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम। मतलब अब आपके
स्कीमा ने बताया कि आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो जब आप क्वेरी डालोगे तो बहुत जल्दी आपके डेटाबेस में से क्वेरी रिट्रीव होती है और आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए मिल जाता है। तो इससे क्या बेटर परफॉर्मेंस है। सिंप्लीफाइज मेंटेनेंस व्हेन योर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू अ स्कीमा। जब आपके डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं स्कीमा से तो इट इज इजियर टू अपडेट, फिक्स और मेक चेंजेस टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटाबेस विदाउट ब्रेकिंग एवरीथिंग एल्स। हमने जब स्कीमा से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब मैं चाहती हूँ कुछ पर्टिकुलरली मेरी टेबल के कुछ पर्टिकुलरली कॉलम में डेटा चेंज कर दूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने स्कीमा से करा तो आपका मेंटेनेंस करना ईजी हो जाता है। Improve the data security. Schema help us to manage access to sensitive data. अब स्कीमा ये तक करते हैं कि बहुत जो सेंसिटिव होते हैं जिनमें आप एक्सेस नहीं कर सकते उन तक एक्सेस देता है। तो यू कैन कंट्रोल विच यूजर्स कैन व्यू और मॉडिफाई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटाबेस कीपिंग प्राइवेट डेटा सेफ एंड सिक्योर। अब आप चाहते हो कि मेरे ये जो डेटा कोई और ना देख पाए तो मैं अपनी स्कीमा को बता सकती हूँ कि इसको मेरे डेटा को किसी को ऑथराइज ना करने दो। तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाती है, आपकी सेफ हो जाती है। तो दीज आर दी some advantages of database schema. I hope आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ना हमारा स्कीमा वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज डेटाबेस इंस्टेंस। नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, बहुत छोटा टॉपिक है तो बहुत छोटा, चुटकी में खत्म होगा। बट उससे पहले आई होप आपको प्रीवियस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। अगर है तो वीडियो को पॉज करो एंड आस्क। इंस्टेंस is like a real-time snapshot of your database. If what it looks like a specific point in time with all the actual data filled in. Real-time snapshot like I'm just taking a screenshot of the particular slide. या फिर मैं बोलूँ, या फिर हम जो होते हैं ना, हमें आदत है कि हर एक चीज़ का स्नैप बनाने की, तो लाइक हमने फ़ोन उठाया और तुरंत हमने स्नैप खींची एंड वी विल सेंड इट टू अदर फ्रेंड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्नैप पे क्या कर रहे हैं, हम अपनी पर्टिकुलर टाइम का स्नैप भेज रहे हैं ना कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था। पूरा डेटा फिल है कि पीछे हम कैफे में गए हैं या फिर एक फ्लावर बेस रखा हुआ है या फिर आप कुछ खा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो डेटा बेस इंस्टेंस भी क्या आपका एक रियल टाइम स्नैपशॉट है डेटा बेस का, कि आपने एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो नहीं खींचते ना एक्चुअली, ये बताता है कि आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअल डेटा क्या था। मतलब ये आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटा बताता है क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका डेटा क्या था, ये वो बताता है आपका कौन, डेटाबेस इंस्टेंस। वेल द स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर। स्कीमा के स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे होगा आपका डेटाबेस का। इंस्टेंस के बताते हैं कि आपके डेटाबेस में पर्टिकुलरली इस टाइम पर क्या डेटा था, कैसे फिल था। Like the blueprint or layout, the instance represent the current state of the data based on the structure. मैंने बताया ना उस पे particularly current state क्या थी, वो कौन बताता है, database instance. Unlike the schema which rarely change, schema बहुत rarely change होता है, but instance keep updating as users add, delete और modify data. इंस्टेंस तो आपको होते रहते हैं क्योंकि स्कीमा ने बता दिया कि भैया यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे नेम आएगा या रोल नंबर आएगा, ठीक है। अब इंस्टेंस के बता रहे मैंने अभी एंट्री करी राशिद आ गया, रोल नंबर XYZ, फिर मैंने एंट्री करी कि भैया एक और आ रहा है आंचल, उसका भी मैंने बोल दिया XYZ। तो मैंने कुछ टाइम पहले राशिद आगा की एंट्री करी है और कुछ टाइम बाद आंचल की एंट्री कर दी। तो क्या इंस्टेंस ने बताया, इंस्टेंस बहुत जल्दी अपडेट होते हैं, इंस्टेंस ने बताया कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम पे ये डेटा था, फिर उसके बाद ये एंट्री हुई है। तो इंस्टेंस आपका चेंज होता रहता है बट स्कीमा चेंज नहीं होता। Think of the schema as a plan for a house and the instance is how the looks today. जैसे आप अपने घर पे होगे, जब घर का डिजाइन बनाया गया होगा, ठीक है, तो वो क्या था, स्कीमा था। बट आज के प्रेजेंट टाइम पे देखो आपका घर कैसा है, तो वो क्या इंस्टेंस है विद ऑल द फर्नीचर एंड पीपल इनसाइड। आई होप इंस्टेंस आपको समझ आ गया होगा। One important point, a database instance does not deal with how or where the data is saved permanently. It just reflects the value that exists in the database at that moment. It is very important. डेटाबेस इंस्टेंस कभी ये नहीं बताएगा कि आपको पर्टिकुलरली कैसे आपका डेटा सेव होगा, ये काम आपका स्कीमा का है। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि उस पर्टिकुलरली डेटाबेस को उस टाइम पर क्या वैल्यू थी। कभी नहीं बताएगा कि आपको अपना डेटाबेस कैसे सेव करना है, वो नहीं बताएगा। सिर्फ ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे भैया आपका जो डेटा था ना वो कैसे था, क्या क्या वैल्यूज थी, क्या रिफ्लेक्ट करी थी, वो बताएगा। जैसे डेटाबेस इंस्टेंस कस्टमर ID, कस्टमर नेम, उसने बता दिया कि भैया फॉर एग्जाम्पल 456 पर आपका डेटा ऐसा था। अब ये नहीं बताएगा कि भैया ये हमारी जो कस्टमर ID है, ठीक है, या कस्टमर नेम है, मैं थोड़ा वैसे लेजर वाला ले लेती हूँ, ये हमारी कस्टमर ID है, कस्टमर नेम है, परचेज आइटम है, ये कैसे फिल है, वो ये कुछ नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बोलेगा कि भैया इस पर्टिकुलरली टाइम पे आपका डेटा ये था,
बस वो वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको कुछ बताने नहीं वाला है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस. आई होप आपको स्कीमा वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड इंस्टेंस वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको अच्छी सी दूसरे से पेन से लिखना चाहूँगी. यस, जो मैं लिखने जा रही हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये रेज कर देती हूँ पहले तो, यहाँ पे लिख देती हूँ. और जो मैं अभी क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछा ही जाता है. हालांकि मैंने बोला था जब हम अपना Q&A वाला सेक्शन करेंगे वहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड इंस्टेंसेस. यस, आपसे स्कीमा और इंस्टेंस के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. तो मेक श्योर आप ये डिफरेंस होमवर्क है, इट्स अ होमवर्क टू यू गाइस कि आप ये करके आएंगे. हालांकि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दी Q&A सेशन. ओके, बट स्टिल आपको ये वाला होमवर्क है, आपको अपनी कॉपी के नोट्स में लिखना है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड इंस्टेंसेस. ग्रेट. Next we are moving to the next topic which is what is data independence in DBMS. Data independence क्या है? खुद ही independent है. देखते हैं. Data independence is a powerful feature of DBMS that allows you to change the structure or design of a data at one level without affecting other levels of the system. Data importance बहुत बहुत ज़्यादा important है. क्या है? डबल एम क्यों बन रहा है मुझसे? Yes. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप इसमें अपना स्ट्रक्चर जो डिजाइन है डेटाबेस की चेंज कर सकते हो एक लेवल पे विदाउट रिफ्लेक्टिंग द अदर लेवल. मतलब आपने इस लेवल पे चेंज करी, लो लेवल पे, हाई लेवल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आपका ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू डेटा इंडिपेंडेंस. गॉट इट. डेटा इंडिपेंडेंस के बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है डीबीएमएस के. ये क्या करता है कि आप अपनी स्ट्रक्चर डिजाइन डेटा का चेंज कर सकते हो एक लेवल पे विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेवल्स. दिस मीन्स यू कैन अपडेट हाउ डेटा इज स्टोर्ड और ऑर्गेनाइज्ड विदाउट हैविंग टू रीराइट और एडजस्ट योर एंटायर एप्लीकेशन प्रोग्राम. मतलब आप अपना डेटा को अपडेट कर सकते हो, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है. ये नहीं करोगे कि आप पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करो, नहीं, आप जस्ट उसको चेंज करो, दैट्स डन. पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है. The main goal of data independence is to keep data flexible and isolated from program logic so that developers can modify the structure without disturbing the user's view or the functioning of application. जो मेन गोल है डेटा इंडिपेंडेंस का क्या है कि डेटा को फ्लेक्सिबल बनाना, कि आप डेटा को फ्लेक्सिबल और आइसोलेट बना रहे हो दूसरे अदर लेवल से, जिससे कि जब भी डेवलपर्स को चेंज करना पड़े तो वो आसानी से चेंज कर दें. उनको ये चीज़ की टेंशन नहीं हो कि भैया हमने यहाँ चेंज कर दिया, अब जो यूजर्स हैं उनके व्यूज उनको कैसा दिखेगा, नहीं, उस चीज़ की टेंशन हो. इसलिए डेटा इंडिपेंडेंस का यूज़ किया जाता है. उसका मेन मोटिव यही क्या है कि आप डेटा को आइसोलेट करो एक दूसरे लेवल से, जिससे क्या होगा अगर आप एक लेवल पे चेंज कर रहे हो ना तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि दूसरे अदर लेवल्स पे कैसा आपको डेटा दिख रहा होगा. ठीक है, दैट एग्जैक्टली इज डेटा इंडिपेंडेंस इज. जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अपडेटिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट बाय एडिंग अ न्यू फील्ड लाइक इंस्टाग्राम आईडी. आपने अपडेट करी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, एक फील्ड ऐड करें इंस्टाग्राम आईडी. With data independence, this change would not break how your app display names or phone numbers. It continues to work smoothly. अब अगर आपके डेटा इंडिपेंडेंस होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऐप के डिस्प्ले जो नेम्स हो रहे हैं, जो फोन नंबर्स, वो क्या करेंगे, जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे. उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नया फील्ड ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो. बट अगर डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होती तो उन्हें फर्क पड़ता, तो वो कुछ ना कुछ तो कर देते. तो इसलिए डेटा इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, जिससे कि अगर आप कुछ भी फील्ड ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे इशू नहीं आएगा. दैट एग्जैक्टली आपकी डेटा इंडिपेंडेंस करती है. अब डेटा इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है समझ में तो आ गई होगी, बट एक बार हम अच्छे से समझा देती हूँ कि वाई एग्जैक्टली डेटा इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस. ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है डेटाबेस की कि अगर आप एक लेवल पे चेंज करोगे तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट अलाउ इजी अपग्रेड विदाउट मेजर कोड चेंजेस. आप अच्छे से छोटे अपग्रेड कर सकते हो, पूरे कोड को चेंज करने की नीड नहीं है. इट सपोर्ट बेटर मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी. आसानी से आप, क्योंकि आपने हर एक डेटा को आइसोलेट कर दिया तो मेंटेनेंस कर सकते हो. इट सेपरेट्स हाउ डेटा इज स्टोर फ्रॉम हाउ इट इज यूज्ड और सीन बाय यूजर्स. उसने डेटा को स्टोर कैसे होता है वो अलग कर दिया, कैसे डेटा आपका यूज होता है वो अलग कर दिया, कैसे डेटा देखा जाता है वो भी अलग कर दिया. तो ये क्या, अगर आप किसी भी लेवल पे चेंज करोगे तो दूसरे लेवल पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि क्यों भैया डेटा इंडिपेंडेंस आपकी इंपॉर्टेंट है. अब इसके भी टाइप्स होते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के, वो भी देख लेते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. दो तरीके के होते हैं मेनली.
पहला है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। वो क्या करता है? दिस मीन्स यू कैन चेंज द लॉजिकल डिजाइन कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द यूजर लेवल व्यूज एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? जो आपका लॉजिकल डिजाइन है, जो आपका लॉजिकल डिजाइन है या फिर मैं बोलूँ कंसेप्चुअल स्कीम है। अब क्या होते हैं ये दोनों? जिसने देखो यार प्रीवियस वीडियो देखी होंगी उनको मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। बट मैं मान के चल रही हूँ आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो चेक करके आ रहे हो, तो आपको अच्छी खासी नीड है, मतलब समझ गए हो। अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखा, कहीं और से भी पढ़ा है, तो बस ये है कि भाई पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकल डिजाइन या कंसेप्चुअल स्कीमा पे चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप जब चेंज करोगे तो जो उसका आपके यूजर लेवल व्यू है, जिसको हम एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक लेवल पे कर रहे हो, राइट? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक ही लेवल पे कर रहे हो, तो दूसरे लेवल पे उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा। यू कैन ऐड और रिमूव टेबल, फील्ड्स और रिलेशनशिप इन दी कंसेप्चुअल लेवल। आप कुछ भी कर सकते हो, आप उस पर अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यू उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना। द यूजर्स वुड नॉट नोटिस दीज चेंजेस इन देयर डे टू डे ऑपरेशन। यूजर को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उन पर इफेक्ट ही नहीं है। इट हैपन्स बिटवीन द कंसेप्चुअल लेवल एंड द एक्सटर्नल लेवल। ये कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, यू एड अ न्यू कॉलम लाइक यूजर टाइप टू अ टेबल एट द कंसेप्चुअल लेवल। आपने क्या करा? कंसेप्चुअल लेवल पे कॉलम ऐड किया विच इज यूजर टाइप, बट द यूजर्स रिमेन्स व्यूज अनचेंज बिकॉज दे स्टिल एक्सेस द सेम टेबल एज बिफोर। यूजर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी वही टेबल एक्सेस करें जैसे वो पहले थी, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो दिस इज ए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। आई होप आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। वो क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, दिस मीन्स यू कैन चेंज द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा इंटरनल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा। अब आपको पता है कि हमने एक वो पढ़ा था, मैं एक बार बता देती हूँ कि सबसे नीचे हमारा फिजिकल आता है, देन हमारा लॉजिकल आता है और देन हमारा एक्सटर्नल आता है। तो हमने जब लॉजिकल पढ़ा था तो हमने बोला था कि भैया एक्सटर्नल वाले को वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब हम फिजिकल पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे लॉजिकल वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट एक उसके अपर वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचोगे हमने एक्सटर्नल क्यों नहीं पढ़ा, उसके ऊपर क्या है, हम यूजर्स हैं तो हमें वो नहीं पढ़ना। हमने लॉजिकल पढ़ा, नाउ वी आर स्टडीइंग द फिजिकल डेटाबेस। तो हमने बोला कि अगर हम कुछ भी फिजिकल स्टोरेज पे डेटा चेंज कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम लॉजिकल पे कुछ भी इफेक्ट न डालें। You can move files, change indexing method or update storage format. No change is required in how the data is logically structured of you. कुछ भी करो भाई यहाँ पे चेंज, बस ये है कि लॉजिकल वाले को ना हो। जैसे हमारे घर में मम्मियाँ बोलती है ना कि भैया कुछ भी करो काम, बस मेरे कान तक हल्ला नहीं आना चाहिए, सेम वही। इट हैपन्स बिटवीन द इंटरनल लेवल एंड द कंसेप्चुअल लेवल। यहाँ पे होता है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। एग्जाम्पल, यू कैन मूव द डेटाबेस फ्रॉम द C ड्राइव टू द D ड्राइव ऑन योर सिस्टम और चेंज हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क। द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स एंड हाउ यूजर्स इंटरैक्ट विद देम स्टेज द सेम। जैसे हम C ड्राइव से कोई D ड्राइव में डालते हैं तो ये क्या फिजिकल पे डेटा आप चेंज कर रहे हो, तो इफेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना लॉजिकल को। तो दिस इज सेम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आई होप आपको दोनों डेटा इंडिपेंडेंस समझ में आ गए होंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस का चार्ट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिया, बट यहाँ पे और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे हमारा इंटरनल स्कीमा फिजिकल है, देन हमारा लॉजिकल जिसको हम कंसेप्चुअल बोलते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल। समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेटा इंडिपेंडेंस। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं अपनी डेटाबेस लैंग्वेजेस, बट बिफोर मूविंग टू द डेटाबेस लैंग्वेजेस हम उसके पीछे का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करेंगे यहाँ पे, या फिर जो नए हैं थोड़ा सा समझ लेंगे। क्योंकि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, जब तक आपको डेटाबेस अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली डेटाबेस लैंग्वेज इज। तो वही पढ़ते हैं सबसे पहले कि भैया हमारा डेटाबेस क्या है। ऑलरेडी नो, बहुत बच्चों को पता है, बट एक बार फिर से क्विक, ठीक है। A database is simply a well-organized collection of data that is stored electronically. आपके database क्या है, जहाँ पे आप अपने डेटा को well-organized तरीके से स्टोर कर पा रहे हो। It allows users and application to quickly access, manage, update और search whatever they want to do. ठीक है, मतलब आप इजीली उसमें अपडेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जो आपको करना है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका डेटाबेस है, यहाँ पे आप नए नंबर्स ऐड कर सकते हो, नेम्स को चेंज कर सकते हो, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, बट ये ऑर्गेनाइज वे में जिससे आप इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो ये क्या है, डेटाबेस है आपका। मैं थोड़ा इसलिए और नॉर्मली समझा रही हूँ बिकॉज मैं मान के चल रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस इन द अपकमिंग, इन द आई थिंक इन द फर्स्ट लेक्चर, इन द सेकंड लेक्चर इन द वेरी डिटेल। तो लाइक मैं ये मान के चल रही हूँ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द डेटाबेस एंड द डीबीएमएस, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा लाइटली लेके आपको समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज डीबीएमएस। Database management system is a software that acts as a bridge between the user and the database. यहाँ पे ये हमारे डेटाबेस है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है और ये है हमारा यूजर, एंड वी वांट कि यूजर चाहता है हमारे डेटाबेस में से डेटा में मिल जाए। तो बीच में एक ब्रिज आता है विच इज नथिंग, दिस इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा लेता है फिर यूजर को देता है, यूजर से लेता है फिर उसको देता है। तो ये क्या है, DBMS एक ब्रिज है किसके, यूजर और डेटाबेस का। क्लियर। इट प्रोवाइड टूल्स एंड इंटरफेसेस, हमें टूल्स देता है जिससे हम कनेक्ट कर पाए, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए, हमारा डेटा स्टोर हो पाए एफिशिएंटली, जब चाहे हम उसको रिट्रीव कर लें, जब चाहे हम उसको अपडेट कर लें, हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। कंट्रोल ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के कर लेगा, नहीं, हर एक ऑथराइज कंट्रोल रहता है और मेंटेन रहती है डेटा इंटीग्रिटी की, मतलब डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, नो डुप्लीकेसी। The actual data is stored on the hardware like servers and storage device, while the DBMS handle all the logic behind managing the data. आपका डेटा तो हो गया, बट इसको हैंडल कैसे करना है वो कौन करता है, आपका नथिंग, DBMS करता है। तो आई होप आपको समझ में आ रही हो कि DBMS क्या एक ब्रिज है हमारे यूजर डेटाबेस के बीच में, और ये हमारे बहुत सारे काम आसान कर देते हैं। तो ये मैं मान के चल रही हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब डेटाबेस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट क्यों पड़ी। अब आप सोचो यूजर जब मांगना चाह रहा है डेटाबेस से, तो डीबीएमएस को कुछ लैंग्वेज चाहिए जिससे वो इंटरेक्ट कर पाए डेटाबेस से, इसलिए हमें जरूरत पड़ी है। बट हालांकि हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्यों जरूरत है। टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, मैंने बताया ना हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो हमें उसकी लैंग्वेज चाहिए। ओके, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो यूज किस लैंग्वेज किस टास्क के लिए यूज होती है, टेबल्स को क्रिएट करना, जब भी तो आप अपना डेटा एंटर करा पाओगे उसके अंदर, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, एक्सेस करना सर्टेन यूजर्स को, मैनेज करना ट्रांजेक्शन, डिफरेंट टास्क नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। आपका ये डेटाबेस है, आप इससे एक्सेस करना चाहते हो, डेटा एंटर या डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए उसकी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, जब भी तो जाके आप उससे बात कर पाओगे, जब भी तो जाके आप उससे अपना डेटा लिख पाओगे। तो यही होती हैं आपकी डेटाबेस लैंग्वेजेस। अब कितनी तरीके की होती है हमारी डेटाबेस लैंग्वेजेस, 4 तरीके की होती है हमारी डेटाबेस लैंग्वेज, विच इज DDL, DML, DCL, TCL। और ये 4 तरीके की क्या होती है, इसके अंदर भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, सब हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई नो बहुत लेंथी वीडियोस जा रही हैं, बट आई होप आप समझ रहे होंगे, लेक्चर्स ही टॉपिक्स इतने वास्ट हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में कि कौन हमारी डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। हालांकि मैंने आपको इंट्रो दे दिया कि हमारी 4 डेटाबेस लैंग्वेज होती है, अब इसके भी अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट आई नो लेक्चर्स लेंथी हो रहे, बट वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक ना रहे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा था अपना डेटाबेस स्कीमा के बारे में, और थोड़ा लेक्चर हमने उसमें कवर करा जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, बट एडवांस थोड़ा और करा। फिर हमने पढ़ा अपने डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, एक होमवर्क दिया मैंने आपको कि भैया हमारा जो डेटाबेस स्कीमा है, और एक और होमवर्क देना है, मैं पीछे देना भूल गई, ठीक है, यहाँ पे दे दूंगी। डेटाबेस स्कीमा वर्सेस डेटाबेस इंस्टेंस के बीच का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि हमने जो अभी डेटा इंडिपेंडेंस पढ़े थे, विच इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वर्सेस आपके जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 2 डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, बट डोंट वरी, वी विल कवर दिस टॉपिक व्हेन वी आर डूइंग द Q&A सेशन। बट यस, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि प्लीज़ आप ये होमवर्क करें, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना दीदी होमवर्क डन, ठीक है। होमवर्क मैं पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। डेटाबेस इंस्टेंस पढ़ा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा इंडिपेंडेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ
then we will discuss about the database language, just the introduction of it. But we will cover this topic in the next upcoming video. तो stay tuned, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो लेक्चर पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.